स्टार्ट की है उसका जो 5वां लेक्चर आज होगा वो होगा नॉलेज बेस्ड सोसाइटी पे। नॉलेज सोसाइटी याद रखना, नॉलेज सोसाइटी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नॉलेज सोसाइटी में जो भी सोसाइटी की ग्रोथ होती है उसमें नॉलेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, चाहे वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, कल्चरल ग्रोथ हो, तो उसमें नॉलेज का बहुत ही ज़्यादा हाथ होता है। ठीक, ये जो नॉलेज होती है ये इंसान और इंसानियत के लिए, इंसानियत की डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। मैन और मैन काइंड के लिए नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ठीक, अगर आप देखेंगे कि नॉलेज सोसाइटी इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बाद वजूद में आ गई। पहले इंफॉर्मेशन सोसाइटी वजूद आई, फिर नॉलेज सोसाइटी बाद में आई। ठीक, 1960 में क्या हुआ कि सोसाइटीज़ चेंज हो गई इंफॉर्मेशन सोसाइटी में, फिर नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में रैपिडली चेंज हो गया सोसाइटीज़ को नॉलेज सोसाइटी में। ठीक, इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की, याद रखना। इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है नॉलेज सोसाइटी की। अब नॉलेज सोसाइटी में क्या आता है, आपका सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन, पोलरिटिक एंड डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव, यानी कि सोसाइटी के रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी अहम चीज़ें हैं, वो इसमें नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में आ जाता है, जिसमें आपका सोशल भी हो, कल्चरल भी हो, इकोनॉमिक भी हो, पॉलिटिकल भी हो, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो, प्लूरिस्टिक और डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव्स भी हो, सब नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में आ जाता है, नॉलेज सोसाइटी में आ जाता है। अब नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो है, वेस्टर्न सोसाइटी को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कहा गया 206 में। वेस्टर्न सोसाइटी को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कहा गया 206 में। किसने कहा? क्रिंगस ने। क्रिंगस ने 2006 में वेस्टर्न सोसाइटी को नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कहा। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप याद रखना। अच्छा, ये जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी होती है ना, इसमें क्या होता है, इसमें जो भी आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, जो भी आपके पास जो भी एम्प्लॉयमेंट होती है, जो भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होती है, उसमें मेनली जो चीज़ अफेक्ट करती है वो है नॉलेज, वो है नॉलेज यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली नॉलेज से होती है, एम्प्लॉयमेंट मेनली नॉलेज से मिलती है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मेनली नॉलेज से पैदा ज़्यादा होता है, प्रोडक्शन ज़्यादा नॉलेज से ही होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस सोसाइटी में जिनमें ये फैक्टर्स हो, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नॉलेज से ही हुई, एम्प्लॉयमेंट भी नॉलेज से ही मिली, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी नॉलेज से ही हुई, उस सोसाइटी को हम नॉलेज बेस्ड सोसाइटी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना। ठीक, इन नॉलेज बेस्ड सोसाइटी अगर आप देखोगे पहली सोसाइटी में लेबर कॉस्ट जो थे, रिकोर्समेंट एंडोमेंट जो था, यानी कि खर्चा जो मुख्तलिफ चीज़ों पे खर्चा होता था, और इंफ्रास्ट्रक्चर, उस पर ज़्यादा जोर दिया जाता था पहले सोसाइटीज़ में। यानी कि लेबर कॉस्ट्स पे, खर्चाजात पे, या एंडोमेंट में, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़्यादा जोर दिया जाता था। लेकिन नॉलेज सोसाइटी में ज़्यादा जोर किस पे दिया गया? नॉलेज सोसाइटी पे पेटेंट पे ज़्यादा जोर दिया गया, रिसर्च और डेवलपमेंट पे ज़्यादा जोर दिया गया, अवेलेबिलिटी ऑफ नॉलेज वर्कर्स पे ज़्यादा जोर दिया गया। तो ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में चेंज आ गया। ठीक, क्योंकि क्यों लोग अब इस सोसाइटी में इन चीज़ों की पे क्यों जोर आ गया? क्योंकि वो जो चीज़ें थी जिसमें लेबर कॉस्ट थे, इंफ्रास्ट्रक्चर जो थी, वो ऑलरेडी उन सोसाइटी में डेवलप हो चुका था। इसीलिए अब इन चीज़ों पे जोर दिया गया, इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा बेटर हो गई लोगों की।
ठीक। मैनुअल कासल जो था उसने कहा कि इंफॉर्मेशन हम जोर देती है किस पे, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने में, उसको उसको प्रोसेस करने में, उसको एनालाइज करने में, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने में इंफॉर्मेशन सोसाइटी जोर देती है। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में यही चीज़ें होती है। लेकिन नॉलेज बेस्ड सोसाइटी जो है वो इस इंफॉर्मेशन को अब अप्लाई करती है सोसाइटी पे इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करती है। मैनुअल कैसल ने यही कहा था, यानी कि वो किन चीज़ों पे जोर दी थी, इकोनॉमिक एजेंट्स पे। उसने इंफॉर्मेशन को इकोनॉमी पे अब अप्लाई किया। सुपीरियर क्वालिफाइड रिसोर्स वर्कर्स, यानी कि यहाँ पे अब जो वर्कर्स आपको मिल जाएंगे वो क्वालिफाइड वर्कर्स, सुपीरियर क्वालिफाइड वर्कर्स होंगे। यानी कि उसने इंफॉर्मेशन पे जोर दिया गया, लेकिन नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में उसी इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया गया सोसाइटी पे, याद रखना। ठीक। मैनुअल कासल ने यह भी कहा कि आज की सोसाइटी जो है वो नेटवर्क सोसाइटी है। नेटवर्क सोसाइटी का मतलब है कि अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहे, कोई भी नॉलेज चाहे, वो आप घर बैठ के हासिल कर सकते हो, आप दुनिया से इंटरकनेक्टेड हो, इसीलिए इसको नेटवर्क सोसाइटी भी कहती थी। ठीक। आजकल जो नॉलेज है वो एक इंसान से रिलेट नहीं है, वो अब सोसाइटी से रिलेट हो गई है कि नॉलेज इज नो मोर कनेक्टेड विद द इंडिविजुअल, इट इज टुडे द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोसाइटी एज इंटरकनेक्टेड सोसाइटी। ठीक। अगर हम परफेक्ट नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में देखेंगे, वहाँ पे जो भी आपको इंफॉर्मेशन होती है उसको आप टाइमली एक्सेस भी कर सकते हो, वो आपको अवेलेबल भी होगी ईजीली, और आप उसको टाइमली एक्सेस भी कर सकते हो। ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। एक और कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें जो इंफॉर्मेशन होती है उसको एब्जॉर्व किया जाता है और उसको इंटरप्रेट किया जाता है। ठीक। अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे जो नॉलेज होती है वो हम इस्तेमाल करते हैं डिसीजन मेकिंग में, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हो गई। जो मैंने पहले ही कहा कि इंफॉर्मेशन को अप्लाई किया गया सोसाइटी में, जिससे क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज़ हो गई। ये भी कैरेक्टरिस्टिक थी नॉलेज बेस्ड सोसाइटी। अब नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नॉलेज किस पे इफेक्ट करता है? नॉलेज एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे भी इफेक्ट करता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी पे। एग्रीकल्चर इकोनॉमी में लैंड इंपॉर्टेंट होता है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट होते हैं, और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में नॉलेज इंपॉर्टेंट होता है। और ये नॉलेज एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट करता है और इंडस्ट्रीज़ पे भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि इस नॉलेज को अप्लाई किया गया है एग्रीकल्चर पे भी और इंडस्ट्रीज़ पे भी। ठीक। इस नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की टर्म को, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को हम न्यू इकोनॉमी भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि न्यू इकोनॉमी किसे कहते हैं। को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को हम न्यू इकोनॉमी भी कहते हैं या हम मॉडर्न इकोनॉमी भी कहते हैं। को नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को हम न्यू इकोनॉमी भी कहते हैं या मॉडर्न इकोनॉमी भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। इस नॉलेज बेस्ड टर्म को किसने कॉइन किया था? OECD ने। OECD की फुल फॉर्म क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन। ये OEDC है, CD नहीं है। यहाँ पे OEDC है, ये OEDC है, याद रखना। ये OEDC है। इकोनॉमिक, ये क्या है? OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन। इसी ने टर्म दी थी नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की। इसने कहा, इसके हिसाब से, OECD के हिसाब से, इकोनॉमीज विच आर डायरेक्टली बेस्ड ऑन प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। यानी कि यहाँ पे जो इकोनॉमी होती है वो बेस होती है, वो डिपेंड होती है किस पे? प्रोडक्शन, नॉलेज प्रोड्यूस करना, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना और उसको यूज़ करना। जो भी इकोनॉमी बेस होगी नॉलेज प्रोडक्शन पे, नॉलेज डिस्ट्रीब्यूशन पे और इट्स यूजेज पे, नॉलेज यूजेज पे, उस इकोनॉमी को हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कहेंगे। ये कहा था OECD ने, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन ने। ठीक।
ये अब याद रखना। डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज इम्पोर्टेंट इन, अच्छा नॉलेज अगर आप देखोगे ना, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में क्या क्या इम्पोर्टेंट है, कौन कौन सी नॉलेज इम्पोर्टेंट है। नो व्हाट नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में इम्पोर्टेंट है। नो हाउ इम्पोर्टेंट है। नो वाई इम्पोर्टेंट है। नो वाई इम्पोर्टेंट है और नो हु इम्पोर्टेंट है। तो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में कौन कौन सी चीज़ें, डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉलेज इम्पॉर्टेंट नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है, मैं यानी कि कौन कौन सी नॉलेज इम्पॉर्टेंट है नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में। पहली है नो व्हाट, दूसरी है नो वाई, तीसरी है नो हाउ और चौथी है नो हु। अब ये जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं ये यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। इंफॉर्मेशन सोसाइटी में सिर्फ नो व्हाट और नो वाई आ जाता है, लेकिन नॉलेज बेस्ड सोसाइटी में नो व्हाट भी आ जाता है, नो वाई भी आ जाता है, नो हु भी आ जाता है, नो हाउ भी आ जाता है। ठीक, अगर हम देखेंगे नो व्हाट, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ। नो व्हाट हमने मतलब क्या जाना हमने। नो वाई क्यों जाना हमने, क्यों जाना हमने। नो व्हाट और नो वाई क्या जाना और क्यों जाना, ये क्लोज होता है किसके, मार्केट कमोडिटीज़ के और इकोनॉमिक रिसोर्सेज पे, यानी कि इकोनॉमी से बहुत ही रिलेट होता है, इकोनॉमी से ये बहुत ही रिलेट होता है। ठीक, नो हाउ याद रखना, नो हाउ और नो हु जो है ये क्या है, ये टैक्टिक नॉलेज है। क्या है, टिकैट नॉलेज है, टिकैट नॉलेज है। अब टिकैट नॉलेज क्या होता है, ये इम्प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, इम्प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, यानी कि हम इस नॉलेज को समझते हैं, पता है हमको, लेकिन हम उसको बोल नहीं सकते, बोल नहीं, इम्प्रैक्टिकल नॉलेज जिसको हम कहते हैं। तो नो हाउ और नो हु में यही कुछ आता है, इसको हम टैक्टिक नॉलेज कहते हैं। ठीक, पहली जो नो वाई और नो हाउ नो व्हाट था, नो वाई और नो व्हाट था, वो किसके साथ रिलेट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ। ये जो नो हाउ और नो हु जो है ये किसके साथ रिलेट है, ये टैक्टिक नॉलेज है, इम्प्रैक्टिकल नॉलेज है। ठीक, इसको हम ये वाली नॉलेज जो है ये क्वालिफाई और मेजर करना मुश्किल होता है, इस नॉलेज को क्वालिफाई और मेजर करना मुश्किल होता है। ठीक, अब ये जो APEC जो थी उसने एक्सटेंड किया, उसने कहा कि नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में जो नॉलेज होती है, याद रखना नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में जो नॉलेज होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन, नॉलेज जो होती है वो मेन ड्राइविंग फोर्स होती है ग्रोथ, वेल्थ और एम्प्लॉयमेंट। किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, वेल्थ के लिए और एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन के लिए नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में नॉलेज प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। ये एपिक ने कहा था, एपिक ने कहा था, APEC ने कहा था। ठीक, ये आप याद रखना। ये जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी जो है नॉट ओनली एनकम्पासेस कंसेप्ट लाइक इनोवेशन, हायर एजुकेशन, रिसर्च, इट इज़ अ ब्रॉडर दैन दिस एंड एनकम्पास ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमी। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में यही नहीं आता है, इनोवेशन ही नहीं आता है, एजुकेशन, हायर एजुकेशन ही नहीं आता है, और ये भी आ जाते हैं, ये तीनों भी आ जाते हैं, इनोवेशन भी आ जाता है, हायर एजुकेशन भी आ जाता है, रिसर्च और डेवलपमेंट भी आ जाता है, लेकिन इससे भी ब्रॉडर है। ये इकोनॉमी के ऑल
एस्पेक्ट्स को लेता है। इसमें इकोनॉमी के हर कोई एस्पेक्ट आ जाता है, किसमें, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में, ठीक। फिर नो इंटरनेशनल फ्रेमवर्क टू मेजर नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। दुनिया में कोई भी इंटरनेशनल फ्रेमवर्क नहीं है जिससे हम नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को मेजर कर सके, ये भी इम्पॉर्टेंट है। OEDC जो मैंने कहा था, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, जो है उसने सजेस्ट किया इम्प्रूव्ड इंडिकेटर्स फॉर OECD की फुल फॉर्म क्या है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉरपोरेशन। इसने सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, द इम्प्रूव्ड इंडिकेटर्स फॉर नॉलेज नीडेड फॉर द फॉलोइंग टास्क्स। उसने कहा कि जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में नॉलेज होती है वो किस किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंट होती है। मेजरिंग नॉलेज इनपुट, यानी हमने किसी सोसाइटी में कितनी नॉलेज इनपुट दी और उससे हमें कितना आउटपुट मिल गया। मेजरिंग नॉलेज आउटपुट, हमने किसी सोसाइटी में कुछ नॉलेज इनपुट दिया, उससे हमें कितना नॉलेज आउटपुट मिल गया, ये भी इसके टास्क्स है, ठीक। मेजरिंग नॉलेज स्टॉक्स एंड फ्लो, किसी भी सोसाइटी में नॉलेज स्टॉक कितना है, कितना स्टॉक ऑफ नॉलेज है और उसमें नॉलेज कितना फ्लो होता है, ये भी इसमें इम्पॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे नॉलेज नेटवर्क किसी भी सोसाइटी का कितना है, नॉलेज एंड लर्निंग कितनी है किसी भी सोसाइटी में, ये इम्पॉर्टेंट टास्क्स हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में। नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में जो इंडिकेटर है, उनकी जो इम्पॉर्टेंट टास्क्स हैं वो क्या है कि मेजर करना नॉलेज इनपुट, मेजर करना नॉलेज आउटपुट, मेजर करना नॉलेज स्टॉक एंड फ्लो, मेजर करना नॉलेज नेटवर्क को और मेजर करना नॉलेज एंड लर्निंग को। याद रखना, OECD ने अपनी एक पब्लिकेशन दी थी 1996 में। OECD ने अपनी पब्लिकेशन दी थी 1996 में, जिसको हम कहते हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। ये OECD, मैंने पहले आपको बताया ये OEDC था, ये OEDC नहीं है, ये OECD ही है, वे OECD है। इसकी फुल फॉर्म है याद रखना, इसकी जो फुल फॉर्म है वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट है, ये आप याद रखना। और जो मैंने पहले आपको यहाँ पे बताई थी ना, कहाँ पे मैंने बताई है, यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे ये गलत है, ये वाला गलत है। ये है OECD की फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक। रिसेंटली जो वर्ल्ड बैंक है उसने डेवलप किया था नॉलेज असेसमेंट मेथोडोलॉजी। नॉलेज असेसमेंट मेथोडोलॉजी डेवलप की रिसेंटली किसने, वर्ल्ड बैंक ने, और स्कोर कार्ड भी बनाया। यानी कि रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने नॉलेज बेस्ड असेसमेंट मेथोडोलॉजी और स्कोर कार्ड को डेवलप किया, ठीक। दे डेवलप्ड 63 वेरिएबल, वर्ल्ड बैंक ने 63 वेरिएबल्स को डेवलप किया और किसके लिए, 4 एरियाज ऑफ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। 4 इंपॉर्टेंट एरियाज हैं नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी में, तो वर्ल्ड बैंक ने 60 वेरिएबल्स उसके लिए डेवलप किया ताकि ये जो 4 वेरिएबल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके, इसीलिए उन्होंने 60 वेरिएबल्स को डेवलप किया। किसने, वर्ल्ड बैंक ने। ये जो 4 एरियाज होते हैं, इसमें जो पहला एरिया होता है वो इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल रिजीम होता है। इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल रिजीम होता है, इसमें क्या होता है कि किसी भी न्यू इनोवेशन या न्यू नॉलेज के लिए आपको इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। और तो इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल रिजीम क्या करता है कि किसी भी इकोनॉमिक और इंस्टीट्यूशनल रिजीम में क्या आता है कि किसी भी
नए इनोवेशन के लिए, नए नॉलेज के लिए और एंटरप्रेन्योरशिप को फ्लोरिश करने के लिए इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, इंसेंटिव्स दिए जाते हैं। ठीक, ये आप याद रखना। दूसरा पॉइंट, इसमें एजुकेशन और स्किल्ड, याद रखना, इसमें एजुकेशन और स्किल्ड पॉपुलेशन होती है, इसमें एजुकेशनल और स्किल्ड पॉपुलेशन भी होती है, ये भी आप याद रखना। एजुकेशनल और स्किल्ड पॉपुलेशन भी होती है। डायनामिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्पॉर्टेंट है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी के लिए। एफिशिएंट इनोवेशन सिस्टम भी इम्पॉर्टेंट है। और याद रखना, ये 4 इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन सा? पहला जो हमने पढ़ा था वो था इकोनॉमिक एंड इंस्टीट्यूशनल रिजीम। दूसरा, एजुकेशन एंड स्किल्ड पॉपुलेशन। तीसरा, डायनामिक इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। चौथा, एफिशिएंट इनोवेशन सिस्टम। जल्दी से रिवाइज करेंगे हम जो हमने पढ़ा। और ये जो नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी ये डील करती है ह्यूमन कैपिटल के साथ, ह्यूमन कैपिटल के साथ, ये भी आप याद रखना। चलो हम जल्दी से रिवाइज करेंगे सारे ही टॉपिक को। 1 मिनट, जल्दी से रिवाइज करेंगे सारे ही टॉपिक को। मैंने क्या कहा आपको? 1 मिनट, वापस चले जाएंगे, स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। किसी भी सोसाइटी के ग्रोथ के लिए नॉलेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ये पहला पॉइंट मैंने आपको बताया। नॉलेज मैन और मैनकाइंड के डेवलपमेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। नॉलेज सोसाइटी इंफॉर्मेशन सोसाइटी के बाद वजूद में आ गई, ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट जो है, 1960 में जो सोसाइटी थी वो पहले इंडस्ट्रियल सोसाइटी हो गई, फिर वो इंफॉर्मेशन सोसाइटी बन गई और फिर वो नॉलेज सोसाइटी बन गई। पैराडाइम शिफ्ट आया, चेंज आया सोसाइटीज़ में। इंफॉर्मेशन सोसाइटी जो है वो बिल्डिंग ब्लॉक है नॉलेज बेस्ड सोसाइटी की, ये भी आप याद रखना, ये भी एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब नॉलेज सोसाइटी में आता क्या है? सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज आती है। सोशल स्ट्रक्चर में भी सोसाइटी के चेंज आता है, कल्चरल स्ट्रक्चर में भी, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में भी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में भी, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में भी चेंज आता है। इसमें इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट हो जाती है। ठीक, फिर यहाँ पे जो नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, क्रिंग्स ने कहा था 2006 में, क्रिंग्स ने 2006 में कहा था